हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत शानदार होंगे और आपकी प्रिपरेशन बहुत शानदार चल रही होगी। तो दोस्तों, मेरा नाम है प्रशांत गहोई और मैं इलेक्ट्रिक इंग्लिश ऐप पर आपको पूरा के पूरा इकोनॉमी का कोर्स पढ़ाने वाला हूँ। तो आज जो हमारा सेशन है वो इकोनॉमी का सबसे फर्स्ट सेशन होगा, इंट्रोडक्शन सेशन होगा, जिसमें हम इकोनॉमी के बारे में बात करेंगे। इकोनॉमी क्या है, कैसे काम करते हो, किस तरीके से हम उसको कैटेगराइज करेंगे, ये सारी चीज़ें आज के सेशन में हम बात करेंगे। राइट, चलिए। और इस इंडियन इकोनॉमी के सेशन में जो भी सेशंस आप आगे देखते रहेंगे, उन सारे सेशंस में मैं आपको बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक पढ़ाऊंगा। इट मीन्स कि चाहे वो आपका वीडियो का एग्ज़ाम हो या पटवारी का एग्ज़ाम हो या कांस्टेबल का एग्ज़ाम हो, उसका इकोनॉमिक्स से लेके जो पीपीएससी लेवल तक का इकोनॉमिक्स आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है, वो सारा की सारा इकोनॉमी आपका इस कोर्स में कवर किया जाएगा डिटेल में। और इस कोर्स को पढ़ने के बाद, कंप्लीट करने के बाद, आई गारंटी कि कोई भी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में स्किप नहीं होंगे। सारे के सारे क्वेश्चंस आप आसानी से एग्ज़ाम में लगाएंगे। हाल में ही अभी हमने देखा कि पीपीएससी का एक पेपर हुआ है और मैंने देखा कि उसका लेवल काफ़ी अच्छा आया। स्टेटमेंट वाइज बहुत सारे क्वेश्चंस दिए गए। इसका मतलब यह है कि अगर आपको पीपीएससी लेवल के एग्ज़ाम्स क्लियर करने हैं तो आपको इकोनॉमी को डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। तो बेसिक से एडवांस वो सारी चीज़ें इस सारे सेशंस में, इस पूरे कोर्स में आपको प्रोवाइड की जाएंगी मेरे द्वारा, यानी कि प्रशांत गहोई के द्वारा। चलिए अब आगे बात करते हैं कि कौन कौन से एग्ज़ाम्स आपके कवर होंगे। तो इस इंडियन इकोनॉमी के कोर्स में हम एक्साइज का एग्ज़ाम कवर करेंगे। और मैंने देखा है कि एक्साइज का जो एक क्रेज है पंजाब के लोगों में, पंजाब के एस्पिरेंट्स में, यूथ में, वो बहुत ही ज़बरदस्त है। तो बहुत ही शानदार तरीके से हम इकोनॉमी पढ़ेंगे, जिससे एक्साइज से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होंगे वो सारे के सारे आपके एग्ज़ाम में फंसे। वीडियो हो गया, PSSB का एग्ज़ाम है, कोऑपरेटिव बैंक्स का एग्ज़ाम है, पीपीएससी का एग्ज़ाम है, या कोई भी स्टेट लेवल का एग्ज़ाम जिसमें इंडियन इकोनॉमी से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो सारे के सारे क्वेश्चंस आपके इस कोर्स में कवर करेंगे। इट मीन्स कि अगर आपके किसी भी एग्ज़ाम में इकोनॉमी सिलेबस में है, इकोनॉमी के क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो वो सारे के सारे इस कोर्स में कवर किए जाएंगे मेरे द्वारा। तो आपको कोई भी टेंशन नहीं लेनी है, बस आपको एक चीज़ करनी है, हार्ड वर्क। हार्ड वर्क का मतलब यहाँ पर क्या है, देखिए, जब आप सेशंस को वॉच करते हैं, ऐप पर आप वॉच करेंगे, कुछ सेशंस आपको यूट्यूब पर मिलेंगे, उनको वॉच करेंगे, तो केवल वॉच करने से इंडियन इकोनॉमी आपका इम्प्रूव नहीं होगा। उसमें आपको थोड़ा सा इंटरेस्ट लेके आना पड़ेगा। क्यों इंटरेस्ट, क्यों? आप सबसे पहले एक रीज़न फाइंड करो कि आपको कोई भी जॉब, चाहे वो एक्साइज हो या क्लर्क हो या कोऑपरेटिव बैंक हो, वो जॉब क्यों चाहिए। जब आपके पास एक बहुत ही सॉलिड रीज़न होगा, जो रीज़न आपके अंदर इस तरीके से होगा कि हाँ, मुझे किसी भी तरीके से जॉब चाहिए, तो फिर आपके लिए सारे सब्जेक्ट्स आसान होते हैं और वो इंटरेस्ट भी क्रिएट हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपका मेन टारगेट एग्ज़ाम को क्लियर करना है, ना कि इकोनॉमी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री। राइट, तो आपका चैलेंज ये है कि आपको डेस्टिनेशन पर पहुंचना है। अब पाथ कैसा होगा उससे कोई मतलब नहीं, मुझे तो केवल डेस्टिनेशन पे पहुंचना है। जब इस एटीट्यूड के साथ, इस मोटिवेशन के साथ आप आगे बढ़ते हैं, तो सारे सब्जेक्ट्स आपके लिए आसान होते हैं। अब मेरा काम यहाँ पर क्या है? मेरा काम ये है क्वालिटी कंटेंट आपको प्रोवाइड कराना, ऐसा कंटेंट जिससे क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% पूछा जाए, ये मेरी गारंटी है। लेकिन उस कंटेंट को पढ़ना, उसको रिवाइज करना, उसकी एक एक चीज़ों को रिमेंबर करना, ये काम आपका है, वो आपको करना है। राइट, तो आपको विश्वास करना है और बस आपको इलेक्ट्रिक इंग्लिश ऐप पर इस कोर्स को सब्सक्राइब करना है, एनरोल करना है, और उसके बाद इंडियन इकोनॉमी की प्रॉब्लम आपकी ख़त्म हो जाएगी। जो भी आपके इस सब्जेक्ट से रिलेटेड आपके डाउट्स हैं, कोई भी डाउट इकोनॉमी से रिलेटेड होगा, तो वो लक्ष्य बैच जो आपका टेलीग्राम पर आपका चैनल है, वहाँ पर आप सारे के सारे क्वेश्चंस पूछ सकते हो और उनके मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं सेशन में।
और अब बात करते हैं इंट्रोडक्शन की। तो इंट्रोडक्शन ये है कि हम बात करेंगे इंडियन इकोनॉमी की। अब इंडियन इकोनॉमी क्या होती है, सबसे पहले उसका बेसिक अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। मैं ऐसे पढ़ाने की कोशिश करूंगा कि जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पर हैं उन स्टूडेंट्स को बिल्कुल भी इकोनॉमी के बारे में कुछ भी नहीं पता है, उनका लेवल इकोनॉमी में 0। मैं इस तरीके से कवर करूंगा सो दैट कि एक एक चीज़ आपको आसानी से समझ में आए और आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपके बहुत अच्छी तरीके से बिल्ड हो। चलिए तो देखते हैं जरा इंट्रोडक्शन में क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि इकोनॉमिक्स है क्या, व्हाट इज इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स जो है वो आपका एक ग्रीक वर्ड है जिसका नाम है ओइकोनोमिया। क्या नाम है, ओइकोनोमिया या इकोनोमोमिया। इन दो वर्ड से, एक वर्ड से मिलके बना है आपका इकोनॉमिक्स। अब इनका मतलब क्या है ये इंपॉर्टेंट है। अब मतलब क्या है, ओइकोस का मतलब होता है हाउस और नेमी का मतलब होता है मैनेज। इट मीन्स हाउस को, अपने घर को मैनेज करना का मतलब होता है इकोनॉमिक्स। अब अगर आप पूरी कंट्री की बात करें, पूरी देश की बात करें, एक पूरी अर्थव्यवस्था की बात करें तो वो किससे मिलके बना है, सोसाइटी से मिलके बना है। और सोसाइटी किससे मिलके बना है, सोसाइटी बहुत सारे घरों से मिलके बना है। बना है नहीं बना है, तो हर घर का एक अपना इकोनॉमिक्स है और वही इकोनॉमिक्स जब हम बड़े लेवल पे पढ़ते हैं तो वो पूरी कंट्री का इकोनॉमिक्स है। भाई घर में भी तो हमें सारी चीज़ें मैनेज करनी है कि कितना हमारा इनकम है, कितने हमारे एक्सपेंडिचर है, कैसे हम अपने रिसोर्सेज को मैनेज कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें। तो वही आपका है हाउस होल्ड मैनेजमेंट और मैनेजमेंट ऑफ हाउस अफेयर्स। तो इसका बेस्ट एग्जाम्पल अगर आप देखेंगे तो आपने देखा होगा कि आपके घरों में आपकी मदर, तो आपकी मदर क्या है, उस घर की इकोनॉमिस्ट है क्योंकि वो पूरे घर को चलाती हैं, वो पूरे घर को क्या करती हैं, मैनेज करती हैं। उनका काम है हाउस अफेयर्स को डेली बेसिस पर मैनेज करना। आई बात समझ में। तो इसी वजह से हम उसको क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक्स, राइट। तो अब आपको समझ में आया कि जब हम एक छोटे लेवल पर चीज़ों को मैनेज करते हैं, अपने घर को मैनेज करते हैं, तो बड़े लेवल पर भी हम मैनेज करेंगे और उन्हीं छोटे छोटे घरों से मिलके पूरा एक नेशन बनता है, एक राष्ट्र बनता है, एक पूरी अर्थव्यवस्था बनती है। आई होप इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, यहाँ तक कोई भी डाउट नहीं होगा। तो जैसे घरों में हमारी मदर्स घर को मैनेज करती हैं और वो एक तरीके से घर की क्या होती हैं, इकोनॉमिस्ट होती हैं, और वो हाउस अफेयर्स की क्या होती हैं, एक्सपर्ट होती हैं। आई होप यहाँ तक चीज़ें आपको बिल्कुल क्लियर होंगी। चलिए अब आगे और बेसिक्स इसके बारे में पढ़ते हैं कि ये इकोनॉमिक्स है क्या। देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो इकोनॉमिक्स में है वो दोस्तों क्या है, स्कार्स रिसोर्सेस। क्या है, स्कार्स रिसोर्सेस। अब ये स्कार्स रिसोर्सेस क्या होते हैं, आपने देखा है किसी भी कंट्री के अंदर जो रिसोर्सेस हैं वहाँ पर वो कैसे होते हैं, बहुत ही दुर्लभ होते हैं, बहुत ही स्कार्स होते हैं। जैसे आपने देखा वाटर, और पंजाब की अगर हम बात करें तो पंजाब में वाटर लेवल बहुत डाउन हो रहा है। अब जो वाटर है, अब उस वाटर से जो कम वाटर होता जा रहा है उससे आप पूरे पंजाब की या पूरे इंडिया की डिमांड कैसे बैलेंस करेंगे। आर्यवासन में जो भी डिमांड्स लोगों की, उन डिमांड्स को हम कम रिसोर्सेज से कैसे फुलफिल करेंगे, उसी सोशल साइंस को, उसी आर्ट को, उसी साइंस को हम इकोनॉमिक्स बोलते हैं कि किस तरीके से हम अपने स्कार्स रिसोर्सेज का यूज़ करके ऐसे वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स और गुड्स, ऐसे सामान बनाएं जिससे हर एक इंडिविजुअल की, हर एक व्यक्ति की जो डिमांड है हमारे देश में उसको फुलफिल किया जा सके। उसी सोशल साइंस को, उसी आर्ट को हम इकोनॉमिक्स बोलते हैं। आई होप आपको बात समझ में आ गई। अब मैं आपको एक बहुत शानदार एग्जाम्पल लेके बताता हूँ। आपने देखा दोस्तों जैसे जापान और इंडिया, अगर हम बात करें तो जापान का पॉपुलेशन इंडिया से बहुत कम है, लगभग 12 करोड़ पॉपुलेशन है, और इंडिया 130 करोड़ पॉपुलेशन। एरिया की अगर हम बात करें जापान का तो 1/10 एरिया है
इंडिया का लगभग। लेकिन अगर आप प्रोडक्शन की बात करेंगे, अगर आप प्रोडक्शन की बात करेंगे तो इंडिया के प्रोडक्शन से लगभग 1.6 टाइम्स ज़्यादा प्रोडक्शन है जापान का। कैसे हुआ? जबकि जापान में तो रिसोर्सेस भी नहीं है, जापान में तो संसाधन भी नहीं है, क्योंकि वो तो एक आइलैंड है। हमारे यहाँ संसाधन है, माइनिंग है बहुत सारी, राइट। जापान में माइनिंग नहीं है, राइट, क्योंकि जापान क्या है, एक आइलैंड है। फिर भी जापान हमारी कंट्री से ज़्यादा प्रोडक्शन करता है, जबकि वो कंट्री हमारी कंट्री से बहुत छोटा है। इसका मतलब ये हुआ कि उसने अपने स्कार्स रिसोर्सेस का जो यूटिलाइजेशन है उसको किस तरीके से ज़्यादा अच्छी चीज़ों में कन्वर्ट करेंगे, बनाएंगे, मैन्युफैक्चर करेंगे, उत्पादन करेंगे, ये उन्होंने हमसे पहले सीख लिया है और हमसे अच्छा सीखा है। इसी वजह से वो काम कर पा रहे हैं। इसीलिए जापान एक डेवलप्ड कंट्री है और इंडिया एक अभी भी डेवलपिंग कंट्री में ही आता है। आई होप इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब आजकल आपने देखा होगा वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, आपने देखे ना, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट होते हैं जहां पर जो गंदा पानी होता है, नाले का पानी होता है, उसको ट्रीट करके उसको पीने वाला पानी बनाया जाता है। इसका मतलब क्या है कि वाटर बहुत स्कार्स है, लेकिन हमने क्या किया कि जो वाटर हमने कंज्यूम किया, वॉशरूम से निकल गया, उसको हमने ट्रीट किया और उसको फिर से पीने योग्य पानी बनाया। इससे हम इकोनॉमिक्स बोलते हैं। जापान जो भी कर रहा है उसे हम इकोनॉमिक्स बोलते हैं। आपने देखा होगा कि वाटर बोतल से, प्लास्टिक बोतल से आजकल शूज बनाए जा रहे हैं, सुना होगा आप लोगों ने। तो वो क्या हो गया, वो इकोनॉमिक्स हो गया कि हम कैसे अपने संसाधनों का उपयोग इस तरीके से करते हैं कि उससे मैक्सिमम आउटपुट आता है और जिससे हमारी कंट्री के इंडिविजुअल्स की जो डिमांड्स हैं वो आसानी से फुलफिल होती हैं। इसी को हम बोलते हैं इकोनॉमिक्स, राइट। तो प्रोडक्शन की बात होती है, डिस्ट्रीब्यूशन की बात होती है, कंजम्पशन की बात होती है, किसके, गुड्स और सर्विसेज के। सिंपल सा मतलब है कि कोई एक इकोनॉमी, कोई एक अर्थव्यवस्था किस तरीके से काम करती है, किस तरीके से चलती है इफेक्टिवली, उसकी स्टडी को हम क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक्स बोलते हैं। आई होप आपको बात क्लियर हो गई होगी। मैंने 3 एग्जाम्पल लिए, जापान इंडिया का एग्जाम्पल लिया, मैंने वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का एग्जाम्पल लिया और मैंने प्लास्टिक बॉटल से शूज़ बनाने का एग्जाम्पल लिया। ये सारे एग्जाम्पल शो करते हैं कि हमारे पास संसाधन तो बहुत कम है, बहुत कम है, लेकिन हम उन संसाधनों का उपयोग इस तरीके से करेंगे जिससे हमारी कंट्री के हर एक इंडिविजुअल, हर एक पर्सन की डिमांड क्या हो, बैलेंस हो, उनकी जो डिमांड है वो फुलफिल हो आसानी से। उसी को हम क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक्स बोलते हैं। क्लियर। तो इकोनॉमी का मतलब आप लोग समझ गए होंगे, बहुत ही सिंपल है, राइट। जितनी चीज़ें हमारे पास है उतनी चीज़ों में ही हम अपनी डिमांड क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं। अब देखो सिंपल सी बात, अगर एक रिच पीपल होगा तो वो खाने में डिमांड करेगा, उसे पिज़्ज़ा चाहिए, उसे बर्गर चाहिए, उसे चिकन चाहिए। लेकिन एक गरीब आदमी होगा, वो खाने के लिए क्या बोलेगा कि भाई मुझे रोटी मिल जाए, और अगर सब्जी नहीं है तो अचार मिल जाए, अचार नहीं है तो नमक मिल जाए, जिससे वो अपना पेट भर सके। होता है नहीं होता है? तो इसी सब चीज़ों को हम क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक्स बोलते हैं। और भी डिटेल में इसके बारे में आगे हम चर्चा करेंगे। आई होप यहाँ तक आपको चीज़ बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट, अब इकोनॉमिक्स को 2 पार्ट्स में कैटेगराइज किया जाता है। एक होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स और एक होता है दोस्तों मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या फ़र्क होता है, आइए समझते हैं इसको डिटेल में। माइक्रो, देखो माइक्रो का मतलब क्या होता है, माइक्रो का मतलब होता है सूक्ष्म। क्या होता है, सूक्ष्म। इसका मतलब क्या होता है, छोटा, राइट। अगर किसी अर्थव्यवस्था में हम इंडिविजुअल्स की बात करें, किसकी बात करें, इंडिविजुअल्स की बात करें, इंडिविजुअल्स की बात करने का मतलब क्या हो गया, एक पर्सन की बात करें, एक पर्सन की डिमांड और सप्लाई की बात करें, डिमांड एंड सप्लाई। अब डिमांड एंड सप्लाई का मतलब क्या है कि ये एक पर्सन है, मान लीजिए एक पर्सन कौन है, ये एक पर्सन पप्पू है, राइट। अब इस पप्पू की कुछ डिमांड्स होंगी,
जिंदगी है तो डिमांड्स होंगी। जो उस पप्पू की जो डिमांड्स होंगी, अगर हम केवल एक व्यक्ति की बात करेंगे, उसकी क्या मांगे हैं उसकी बात करेंगे, तो उसको हम क्या बोलते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स। आई बात समझ में। अगर हम केवल एक कंपनी की बात करें, मान लो हम टाटा कंपनी की बात करें, तो वो आपका क्या होगा, माइक्रो इकोनॉमिक्स होगा। अगर हम इंडिविजुअल्स की बात करें तो वो दोस्तों क्या होगा, माइक्रो इकोनॉमिक्स होगा, राइट। अगर हम एक ही सेक्टर की बात करें, मान लो हम रेलवेज की बात करें, तो वो भी आपका क्या होता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स होता है। आई बात समझ में। तो चाहे इंडिविजुअल लेवल पे बात करें, चाहे हम कंपनी की बात करें, या फिर एक सेक्टर की बात करें, एक रीजन की बात करें, तो उस जगह की इकोनॉमी को हम क्या बोलेंगे, माइक्रो इकोनॉमिक्स बोलेंगे। लेकिन अगर हम बोलेंगे मैक्रो, तो मैक्रो का मतलब क्या होगा, बड़ा। मैक्रो का मतलब दोस्तों क्या होगा, बड़ा। मतलब जब हम बड़े लेवल पे बात करेंगे, कैसे, यूनिवर्सल लेवल पर बात करेंगे, एज अ होल पूरी कंट्री के, पूरे देश के, पूरी अर्थव्यवस्था की बात करेंगे, यानी हम इंडिया की अर्थव्यवस्था की बात करेंगे। अब देखो सिंपल सी बात समझो, इकोनॉमिक्स में क्या देखते हैं, जैसे इंडिया का इकोनॉमी कैसे चलेगा, कैसा चल रहा है, इसको हम कैसे चेक करते हैं कि भारत में उत्पादन कैसा चल रहा है, अच्छा चल रहा है कि नहीं, क्या उत्पादन बढ़ रहा है या उत्पादन घट रहा है, इसी उत्पादन को हम जीडीपी बोलते हैं। भारत में महंगाई कितनी चल रही है, आप देख ही रहे हैं महंगाई बहुत ज़्यादा चल रही है। और भारत में एम्प्लॉयमेंट कैसे क्रिएट हो रहा है, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो रहा है या नहीं हो रहा है। ट्रेड, व्यापार कैसे चल रहा है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कैसे चल रहा है। ये सब चीजें हम किस लेवल पे कैलकुलेट करते हैं, बड़े लेवल पे, एज अ होल पूरी कंट्री के लेवल पे कैलकुलेट करते हैं। इसको हम बोलते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। इसका सीधा सीधा कनेक्शन पूरे की पूरी सोसाइटी से है, इंडिया के हर एक इंडिविजुअल से। आई बात समझ में। यहां पर केवल माइक्रो में केवल हम एक की बात कर रहे हैं, माइक्रो में क्या कर रहे हैं, हम केवल एक की बात कर रहे हैं। आई होप यहां तक चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। तो मैक्रो का मतलब हो गया सिंपल, जब हम किसी भी देश की अर्थव्यवस्था का जो लेवल है उसको एक बड़े लेवल पे देखते हैं, और वो अर्थव्यवस्था कैसी चल रही है, वहाँ पर उत्पादन कैसा चल रहा है, वहाँ पर महंगाई कितनी है, वहाँ पर रोजगार के अवसर है या नहीं, वहाँ पर व्यापार है या नहीं, आयात हो रहा है, निर्यात हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसको हम बोलते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो। और माइक्रो जब हम छोटे लेवल पे बात करेंगे, मैं अपने लेवल पे बात करूंगा, मैं केवल अपनी इकोनॉमी की बात करूंगा, मेरी सप्लाई डिमांड सैलरी इन सब की बात होगी, तो वो आपका क्या हो जाएगा, माइक्रो इकोनॉमिक्स हो जाएगा। आई होप यहां तक बात आपको समझ में आ गई होगी, क्लियर। चलिए तो अब आगे मूव करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कुछ सेक्टर्स। अगर हम किसी भी अर्थव्यवस्था को देखें तो अर्थव्यवस्था 3 सेक्टर्स में कैटेगराइज होती है, एक प्राइमरी सेक्टर, एक सेकेंडरी सेक्टर, और तीसरा आपका क्या है, टर्सरी सेक्टर। अब ये प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर्स क्या हैं, आइए इनको अच्छी तरीके से जानने की कोशिश करते हैं। प्राइमरी सेक्टर का मतलब आपका क्या होगा, जहां पर हम रॉ मटेरियल्स की बात करेंगे। इसकी बात करेंगे दोस्तों, रॉ मटेरियल की बात करेंगे, जहां पर हम केवल नेचुरल रिसोर्सेस की बात करेंगे, जहां पर हम एग्रीकल्चर की बात करेंगे, जहां पर हम माइनिंग की बात करेंगे, और एनिमल हस्बेंड्री की बात करेंगे, राइट, फॉरेस्ट्री की बात करेंगे। ये सारी चीजें आपकी किस में आती हैं दोस्तों, प्राइमरी सेक्टर में आती है। प्राथमिक सेक्टर का मतलब ये हो गया जो सबसे पहले लेवल पे है, सबसे पहले पायदान पर है। और पहले पायदान पर क्या होगा, वो होगा जो नेचुरल रिसोर्सेस है, जो प्राकृतिक संसाधन है। प्राकृतिक संसाधन क्या है, प्राकृतिक संसाधन हमारी खेती है, हमारी जमीन है, हमारे मिनरल्स हैं, हमारा पशुपालन है, ये सब हमारा क्या है, प्राइमरी सेक्टर है।
आई बात समझ में। अब प्राइमरी सेक्टर में हमने देखा कि यहाँ पर हमने रॉ मटेरियल की बात की, मतलब कच्चा माल। आई बात समझ में। तो उसमें एग्रीकल्चर मैंने आपको बता ही दिया, ये तो हो गया प्राइमरी सेक्टर। अब प्राइमरी सेक्टर में जो लोग काम करते हैं वो लोग कैसा काम करते हैं, वो लोग फील्ड पर काम करते हैं, राइट। फील्ड पर काम करते हैं, इसका मतलब है कि वो पसीना बहाते हैं, राइट, बहुत मेहनत करते हैं, भरी धूप में वो बहुत मेहनत करते हैं, चेहरा उनका लाल हो जाता है मेहनत करते करते। इसलिए इस जॉब को हम क्या बोलते हैं, रेड कॉलर जॉब बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेड कॉलर जॉब या रेड कॉलर वर्कर। इसका मतलब है प्राइमरी सेक्टर्स में जो लोग काम करते हैं उनको रेड कॉलर वर्कर्स के नाम से जानते हैं, इसलिए मैंने इसको रेड से ही मैंने इसको बना दिया, सो दैट आपके दिमाग में बना रहे प्राइमरी मतलब बहुत फील्ड का वर्क है, बहुत मेहनत का वर्क है, स्वेटिंग का वर्क है, और उसमें चेहरा आपका लाल हो जाता है, रेड कॉलर वर्कर। अब आता है सेकेंडरी। सेकेंडरी का मतलब क्या हो गया कि जब आप रॉ मटेरियल से क्या करते हैं, फिनिश्ड रॉ मटेरियल से फिनिश्ड गुड्स बनाते हैं, फाइनल गुड्स बनाते हैं, सामान बनाते हैं, उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी सेक्टर। इसका मतलब इसको हम इंडस्ट्रियल सेक्टर भी बोलेंगे, और इसको क्या बोलेंगे, इंडस्ट्रियल सेक्टर, और इसको मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बोलेंगे। प्राइमरी सेक्टर को हम एग्रीकल्चर सेक्टर भी बोल सकते हैं, राइट। ये आपका सेकेंडरी कैपिटल, जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे पोटैटो की बात करें तो ये तो प्राइमरी सेक्टर हो गया, लेकिन इससे चिप्स बनाए जाएंगे लेज के, तो वो आपका क्या हो जाएगा, सेकेंडरी सेक्टर हो जाएगा। आपने रॉ गोल्ड निकाला प्राइमरी सेक्टर से, लेकिन उससे आपने क्या बनाए, उससे आपने ऑर्नामेंट्स बना के मार्केट में सेल किए, तो वो क्या हो गया, प्राइमरी सेक्टर हो गया, राइट। आपने क्या किया, आपने फ्लोर आटे से आपने बिस्किट्स बनाए, तो वो क्या हो गया, प्राइमरी सेक्टर हो गया। हालांकि यहाँ पर आटे की जगह मुझे लिखना चाहिए गेहूं, राइट। तो गेहूं से हमने आटा या मैदा बनाया, जिससे हमने बिस्किट्स बनाए, तो वो आपका क्या हो जाएगा, सेकेंडरी सेक्टर हो जाएगा। अब सेकेंडरी सेक्टर में जो लोग काम करते हैं, सेकेंडरी सेक्टर में क्योंकि किसका यूज हो रहा है, एनर्जी का यूज हो रहा है। किसी भी चीज को फिनिश्ड गुड्स बनाते हैं, मशीन का यूज होता है, ठीक है, वहां पर एनर्जी का यूज होता है, तो हम उसको ब्लू से रिप्रेजेंट करेंगे, और इसलिए हम उसको बोलेंगे ब्लू कॉलर जॉब, ब्लू कॉलर वर्कर्स। आई बात समझ में, वर्कर्स। तो ये हो गया सेकेंडरी सेक्टर, मतलब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, मतलब इंडस्ट्रियल सेक्टर। अगर आप पंजाब देखेंगे, लुधियाना देखेंगे, तो लुधियाना में साइकिल इंडस्ट्री है, तो वो क्या हो गया, सेकेंडरी सेक्टर हो गया। लेकिन पंजाब एग्रीकल्चर के लिए भी फेमस है, तो वो क्या हो गया, आपका प्राइमरी सेक्टर। अब आता है सर्विस सेक्टर, टर्सरी सेक्टर, तीसरा। और टर्सरी सेक्टर की अगर हम दोस्तों बात करें, तो टर्सरी सेक्टर में क्या होता है, सर्विस सेक्टर आता है, सर्विसेज आते हैं, और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी इसी में आती है, राइट। अब टर्सरी सेक्टर का मतलब है यहां पर कोई गुड्स नहीं है, यहां पर आपकी क्या है, केवल सर्विसेज है। अब सर्विसेज आप समझते हैं जिसको हम टच नहीं कर सकते, जैसे मान लो एजुकेशन। तो एजुकेशन जब आप लेते हैं तो क्या आपको कोई प्रोडक्ट, कोई सामान मिलता है, नहीं। आप क्लास में जाते हैं, आपने वहाँ पर पढ़ा और आप घर आ गए, वो एजुकेशन हो गया, आपने उसकी फीस पे की, तो वो आपका क्या होगा, टर्सरी सेक्टर हो गया। बैंकिंग सर्विसेज आपका क्या होता है, टर्सरी में आता है, बैंकिंग। और आपको पता है बैंकिंग पे ही पूरा इकोनॉमी चलता है, क्योंकि लोन, अकाउंट, क्रेडिट कार्ड, ये सारी चीज़ें आपकी बैंकिंग सेक्टर में है। और इंश्योरेंस सेक्टर की बात करें, वो भी टर्सरी का पार्ट है। और टेलीकम्युनिकेशन, आप जो भी इंटरनेट का यूज़ कर रहे हैं, कॉल का यूज़ कर रहे हैं, वीडियो कॉल कर रहे हैं, वो सब आपका क्या होगा, टेलीकम्युनिकेशन, ये सब आपका क्या होगा, टर्सरी सेक्टर हो गया। ट्रांसपोर्टेशन, तो यहाँ पर कोई प्रोडक्ट नहीं मिल रहा है, यहाँ पर आपको सर्विसेज मिल रही है,
इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, टर्सरी सेक्टर। अब टर्सरी सेक्टर में जो लोग काम करते हैं वो जनरली जॉब कैसी होती है, ऑफिस की जॉब होती है, ऐश की जॉब होती है। तो हम उसको क्या बोलते हैं, वाइट कॉलर वर्कर्स बोलते हैं, क्योंकि वो लोग ऑफिस में बैठ के क्या करते हैं, काम। आईटी वाले लोग कहाँ काम करते हैं, ऑफिस में। बैंकिंग सर्विस वाले लोग कहाँ काम करते हैं, ऑफिस में। इंश्योरेंस वाले लोग कहाँ काम करते हैं, ऑफिस में। टेलीकम्युनिकेशन वाले लोग कहाँ काम करते हैं, ऑफिस में, राइट। तो हम इसको क्या बोलते हैं, वाइट कॉलर वर्कर्स बोलते हैं, मतलब टर्सरी सेक्टर। आई होप यहाँ तक आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। क्लियर। अब बात करें अगर कि जीडीपी में कौन से सेक्टर का कंट्रीब्यूशन ज़्यादा है, तो उसके बारे में बात करें तो सबसे ज़्यादा अगर हम बात करें तो जीडीपी में टर्सरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन है। टर्सरी सेक्टर, इसका टर्सरी। दूसरे नंबर पे आपका क्या आता है, सेकेंडरी सेक्टर आता है। और तीसरे नंबर पे आपका क्या आता है, प्राइमरी सेक्टर आता है। ये बात आपको याद है। इसका मतलब है कि भारत में जो जीडीपी है, जो प्रोडक्शन है, उसमें कौन सा सेक्टर सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है, टर्सरी सेक्टर। लगभग 55% भारत का जीडीपी जो है वो सर्विस सेक्टर से आता है, टर्सरी सेक्टर से आता है। आई बात समझ में, सबसे कम प्राइमरी। लेकिन इसका अपोजिट अगर हम एम्प्लॉयमेंट की बात करें, अगर हम इंगेजमेंट की बात करें दोस्तों, अगर हम एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो इसका अपोजिट लिख लेना। क्या इसका अपोजिट है, देखते हैं यहाँ पर। हाँ ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं। अगर जीडीपी की बात करें तो सर्विस यानी टर्सरी सेक्टर पहले नंबर पे आता है, फिर आपका सेकेंडरी सेक्टर आता है, सेकेंडरी, और फिर आपका क्या होता है, प्राइमरी सेक्टर आता है, जीडीपी। और अगर हम एम्प्लॉयमेंट की बात करें या हम ये बात करें कि कितने लोग एंगेजमेंट रखते हैं, तो उस केस में सबसे ज़्यादा लोग प्राइमरी सेक्टर से एंगेज हैं। दूसरे नंबर पे सेकेंडरी सेक्टर आता है और तीसरे नंबर पे सर्विसेज। मतलब सबसे कम लोग सर्विस सेक्टर, टर्सरी सेक्टर में हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा आउटपुट। अब आप देख रहे हैं कि किस तरीके से रिसोर्सेस क्या है, कम है, मतलब लोग कम है वहां पर, लेकिन फिर भी उत्पादन क्या हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो रहा है। प्राइमरी सेक्टर की अगर हम बात करें तो वहां पर क्या है, वहां पर आप देखेंगे कि स्किल्ड मैन पावर, अनस्किल्ड मैन पावर वहां पर ज्यादा है, लेकिन आउटपुट वहां पर कम आ रहा है। आप समझ रहे हो, यही इंडिया की प्रॉब्लम है कि इंडिया का एग्रीकल्चर सेक्टर अच्छा नहीं है, जबकि सबसे ज्यादा दुनिया में खेती करने के लिए जो जमीन है वो भारत में ही है, लेकिन फिर भी आउटपुट में इंडिया दूसरे नंबर पे आता है चाइना के बाद। तो यही इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्यों? क्योंकि इंगेजमेंट प्राइमरी में ज़्यादा है, क्योंकि हमारी कंट्री में प्राइमरी सेक्टर, मान लो एग्रीकल्चर सेक्टर का इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुआ, वहाँ पर मशीनें कम है, पिछड़ा वर्ग बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पर लोग मैनुअली काम करते रहते हैं और उसके आउटपुट बहुत थोड़े से होते हैं। यहाँ तक चीज़ें आपको बिल्कुल बेहतरीन तरीके से क्लियर हो गई होंगी। चलिए आगे सेशन में मूव करते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी एंड सोशल इकोनॉमी एंड मिक्स्ड इकोनॉमी। आपने सुना होगा, इनको हम क्या बोलते हैं, इकोनॉमी के टाइप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इकोनॉमी के टाइप बोलते हैं। तो एक इकोनॉमी है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, एक है सोशल इकोनॉमी, और तीसरा आपका क्या है, मिक्स्ड इकोनॉमी। आई बात समझ में? अब इनको समझने की कोशिश करते हैं कि ये है क्या। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का मतलब क्या है? देखिए, कैपिटलिस्ट अगर इकोनॉमी की बात करें तो आपने सुना होगा फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स। अगर आपसे कोई पूछे कि फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स कौन है? इकोनॉमिक्स एडम स्मिथ। कौन है? एडम स्मिथ। सभी लोगों को पता होगा ये नाम। अब एडम स्मिथ ने 1776 में, एडम स्मिथ ने 1776 में एक किताब लिखी जिसका नाम था द वेल्थ ऑफ नेशंस। अब जब एडम स्मिथ ने किताब लिखी वेल्थ ऑफ नेशन, इसका मतलब ये हुआ कि उसी टाइम से कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का जन्म हुआ। तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के जो जन्मदाता हैं, जिन्होंने इसका कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया, उनका नाम है एडम स्मिथ।
कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का मतलब क्या है? इकोनॉमी को प्राइवेट सेक्टर के हाथों में दे देना। मतलब पूरा की पूरा इकोनॉमी किसके हाथों में चला गया? प्राइवेट सेक्टर के हाथों में चला गया। इसको हम मार्केट इकोनॉमी भी बोलेंगे। अगर कहीं पर लिखा आ जाए कि मार्केट इकोनॉमी, तो इसका मतलब होता है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। और फ्री इंटरप्राइज इकोनॉमी भी बोलेंगे, फ्री एंटरप्राइज इकोनॉमी, इस नाम से भी इसको जानते हैं। इसका मतलब है कि गवर्नमेंट के जो रूल्स रेगुलेशंस होते हैं वो बहुत कम होते हैं। क्या होते हैं? वेरी लेस। तो गवर्नमेंट के जो रूल्स और रेगुलेशन होते हैं वो क्या होते हैं? बहुत कम होते हैं। और सारे के सारे रिसोर्सेज पर किसका अधिकार होता है? रिसोर्सेज पर किसका अधिकार होता है? प्राइवेट सेक्टर का अधिकार होता है। अब प्राइवेट सेक्टर की एक खास बात है, प्राइवेट सेक्टर सोशल वेलफेयर में बिलीव नहीं करते हैं। सोशल वेलफेयर, इन्हें ये चिंता नहीं है कि देश में गरीबी है, लोग गरीबी से मर रहे हैं, या लोगों के पास खाने के लिए पैसे नहीं है, या फिर लोगों के पास रहने के लिए ज़मीन नहीं है, या फिर हेल्थ केयर सेक्टर बहुत ख़राब हो रहा है। इनको इससे मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि इनको मतलब है अपने प्रॉफिट से। इससे मतलब है अपने प्रॉफिट से, मतलब है ये है आपका कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। इसका मतलब जो गरीब है वो और गरीब होता जाएगा, जो अमीर है वो और अमीर होता जाएगा। ये आइडिया कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का होता है। और इस कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया किसने? एडम स्मिथ ने। तो मार्केट इकोनॉमी, फ्री इंटरप्राइज इकोनॉमी, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, जिसमें रिसोर्सेस के ऊपर कब्जा किसका होता है? प्राइवेट सेक्टर का होता है। गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस बहुत कम होता है। प्राइवेट कंपनीज ही मार्केट में काम करती हैं और वो प्रॉफिट के लिए काम करते हैं। उनको सोशल वेलफेयर से कोई भी मतलब नहीं होता है। गरीब भूखे हैं या फिर उनके पास घर है रहने के लिए नहीं है, इन सब चीज़ों से कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को मतलब नहीं है, प्राइवेट कंपनीज को मतलब नहीं है। इसका मतलब यह है कि जब एडम स्मिथ ने इस कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया तो यूएसए में इसको अपनाया गया और यूएसए कई सालों तक कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के फॉर्म में चलता रहा। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ बाद में कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का जो कॉन्सेप्ट था वो फेल हो गया। उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले सोशलिस्ट इकोनॉमी के बारे में बात करेंगे। सोशल इकोनॉमी या सोशलिस्ट इकोनॉमी, कुछ भी बोल सकते हैं हम इसको, राइट। अब सोशल इकोनॉमी का मतलब क्या है कि रिसोर्सेस के ऊपर गवर्नमेंट का पूरा पूरा हक, राइट। तो जितने भी संसाधन उस कंट्री में होंगे उस सभी संसाधनों पर किसका अधिकार होगा? गवर्नमेंट का होगा और गवर्नमेंट रन कंपनीज का अधिकार होगा। तो हम उसको क्या बोलेंगे? सोशलिस्टिक इकोनॉमी बोलेंगे। मतलब इसको हम स्टेट इकोनॉमी के नाम से जानेंगे। किसके नाम से जानेंगे? स्टेट इकोनॉमी। स्टेट का मतलब है ऐसी अर्थव्यवस्था जो पूरी तरीके से सरकार के कंट्रोल में है। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का मतलब हो गया ऐसी अर्थव्यवस्था जो पूरी तरीके से क्या हो गई है? प्राइवेट कंपनीज के हाथों में। चलिए, यहां तक बात समझ में आ गई है सभी लोगों को। अब आगे बात करते हैं। ये इतनी बात सभी को क्लियर हो गई? रिसोर्सेज वाला मैंने आपको बता दिया, स्ट्रेट रन हो गया। हाँ, अब इसका पर्पस क्या? देखो, गवर्नमेंट का पर्पस होता है सोशल वेलफेयर। गवर्नमेंट का मतलब होता है इनकम इक्वालिटी। गवर्नमेंट का मतलब है कि कोई भी भूखा नहीं सोना चाहिए। गवर्नमेंट का मतलब है कि हर किसी के पास रहने के लिए कम से कम छत तो होनी चाहिए, सोशल वेलफेयर होना चाहिए। लेकिन अब अगर सारी चीज़ें गवर्नमेंट के कंट्रोल में होगी तो प्रॉब्लम क्या होती है? वहाँ पर मोनोपोली हो जाती है। ठीक है, आपने पीछे देखा भी है कि भारत में 1991 के पहले सारे संसाधनों के ऊपर सरकारी कंपनीज का ही कंट्रोल था, सरकार का था। तो एक तरीके से मोनोपोली चलती है और ऑब्वियस सी बात है करप्शन भी है वहाँ पर। क्यों? क्योंकि सरकारी कंपनीज है, लोगों को मतलब नहीं है कि वो कंपनीज कैसे चल रही, सरकार कैसे चल रही, उन्हें तो बस अपने पेट भरने से मतलब है। तो करप्शन भी बहुत ज़्यादा होता है। तो सोशलिस्ट इकोनॉमी भी कोई सॉल्यूशन नहीं है। आई बात समझ में? सोशलिस्ट इकोनॉमी का जो कॉन्सेप्ट था वो कार्ल मार्क्स ने दिया था और कार्ल मार्क्स ने अपनी किताब किस में दिया था? दास कैपिटल में। दास कैपिटल में।
और इसके अगर हम ईयर की बात करें तो 1867 में कार्ल मार्क्स ने एक किताब लिखी थी दास कैपिटल, जिसका फर्स्ट वॉल्यूम पब्लिश हुआ 1867, इंपॉर्टेंट है। एडम स्मिथ की किताब थी आपका द वेल्थ ऑफ नेशन, राइट, और ये किताब 76 में आई थी और इसके ऑथर कौन है? एडम स्मिथ। ये बुक्स बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में जो क्वेश्चंस बनते हैं वो आप देखना स्टेटमेंट बेस्ड बनते हैं। एक स्टेटमेंट होगा कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के ऊपर, एक स्टेटमेंट हो सकता है मिक्स्ड इकोनॉमी के ऊपर, एक स्टेटमेंट लिख देंगे द वेल्थ ऑफ नेशन बुक वाज रिटन बाय एडम स्मिथ, और फिर आपसे पूछेंगे कि उनमें कौन सा स्टेटमेंट सही है या कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम पूछे जाते हैं। और अगर सिंपल क्वेश्चन पूछना है तो सीधे पूछेंगे फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स कौन है? एडम स्मिथ हो गए। द वेल्थ ऑफ नेशन बुक किसने लिखी? एडम स्मिथ ने लिखी। दास कैपिटल बुक किसने लिखी? एडम स्मिथ ने। या कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की डेफिनेशन पूछ लेंगे, मिक्स्ड इकोनॉमी का डेफिनेशन पूछ लेंगे और सोशलिस्ट इकोनॉमी का डेफिनेशन पूछ लेंगे। ऐसे बेसिक से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बनते हैं। जैसे मैंने बताया यहाँ पर मार्केट इकोनॉमी, फ्री इंटरप्राइज, ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बनते हैं। अब बात करते हैं हम मिक्स्ड इकोनॉमी की। मिक्स्ड इकोनॉमी नाम ही से पता चल रहा है कि यहां पर बात हो रही है कैपिटलिस्ट प्लस सोशलिस्ट। इसका मतलब है कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट इकोनॉमी जब आपस में मिलती हैं, मर्ज होती हैं, तो एक नई इकोनॉमी का जन्म होता है जिसको हम बोलते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी। अब ये कॉन्सेप्ट कैसे आया दोस्तों, इसको समझते हैं। क्या हुआ, 1929 में पूरी दुनिया में एक ग्रेट डिप्रेशन आया। क्या आया? एक ग्रेट डिप्रेशन। जब ग्रेट डिप्रेशन मतलब बहुत बड़ी मंदी आई, जब वो बहुत बड़ी मंदी आई और उससे पहले इकोनॉमी या तो कैपिटलिस्ट होते थे या सोशलिस्ट होते थे। उस मंदी में ये देखा गया कि चीज़ें बहुत गड़बड़ हो गई क्योंकि इकोनॉमीज फेल होने लगी। अब देखो कैपिटलिस्ट का मतलब देखो, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में क्या था? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में केवल प्राइवेट कंपनीज थी। अब प्राइवेट कंपनी जब इकोनॉमी फेल हो रही है तो क्या एक कंपनी या कुछ कंपनीज पूरे देश को बचा सकती हैं क्या? नहीं बचा सकती हैं, नहीं बचा सकती। उन्हें तो केवल अपने प्रॉफिट से मतलब है, राइट। सोशल इकोनॉमी का मतलब क्या है कि गवर्नमेंट इकोनॉमी को बचा भी ले अगर, लेकिन उसको रिवाइव कैसे करेंगे? रिवाइवल के लिए हमें बहुत सारा प्रोडक्शन करना है, बहुत सारा इन्वेस्टमेंट करना है, बहुत सारे लोगों को रोजगार देना है, तो उसके लिए प्राइवेट कंपनीज का होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आपने देखा होगा इनोवेशन जो है वो ज़्यादा कौन करते हैं? प्राइवेट कंपनीज करते हैं या नहीं करते? इसलिए 1929 के बाद आपका एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ जिसको हम बोलते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी, और इस कॉन्सेप्ट को दिया किसने? जॉन मेनार्ड केन्स ने इस कॉन्सेप्ट को दिया। और इन्होंने एक किताब लिखी 1936 में, जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट, जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी। तो इन्होंने बताया कि हमें दोनों चीज़ें चाहिए। कैसे? प्राइवेट कंपनीज तो मार्केट में ग्रोथ करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं, इन्वेस्टमेंट लेके आते हैं, रोजगार जनरेट करते हैं, लेकिन उस इकोनॉमी को सही तरीके से चलाने के लिए गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस जरूरी है। नहीं तो मनमानी चलने लगेगी। मनमानी चलेगी तो क्या देश चल पाएगा? नहीं, मनमानी ही चलेगी या फिर देश ही चलेगा, दोनों चीज़ें एक साथ नहीं चलती हैं। तो अब मिक्स्ड इकोनॉमी में क्या होगा कि प्राइवेट कंपनीज मार्केट में प्रॉफिट के लिए काम करेंगे, इनोवेशन लाएंगे, नए नए प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करेंगे, लेकिन उसके साथ उस पूरी इकोनॉमी में सोशल वेलफेयर, लोगों को किस तरीके से उनकी लाइफ के स्टैंडर्ड को अप करना है, अपलिफ्ट करना है, आगे ले जाना उन्हें, ये काम सरकार का होता है। आपने देखा कितनी सारी गवर्नमेंट स्कीम्स भारत में आज चल रही हैं, वो किसकी वजह से? वो सरकार चला रही है लोगों के लिए, सो दैट लोगों को प्रॉब्लम ना हो। आई बात समझ में? प्राइवेट कंपनी अपना काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट अपना काम करे, तभी हमारा देश चल पा रहा है, डेवलप हो पा रहा है।
आई बात समझ में? तो ये मिक्स्ड इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट हो गया। ज़्यादातर कंट्रीज दुनिया में 90% कंपनीज मिक्स्ड इकोनॉमी में ही चलती हैं। अगर आप रूस और चाइना की बात करेंगे तो वो सोशलिस्ट इकोनॉमी ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि वहाँ गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस थोड़ा ज़्यादा है, प्राइवेट कंपनीज का भी है लेकिन थोड़ा सा कम है। अगर आप यूएसए की बात करेंगे तो यूएसए में कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का रोल ज़्यादा है, गवर्नमेंट का रोल कम है। लेकिन अगर आप इंडिया की बात करेंगे तो इंडिया क्या हो गया? मिक्स्ड हो गया, जहां पर दोनों चीज़ें लगभग बराबर की तरह चलती हैं। आई होप यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई। फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स मैंने आपको बता दिया, एडम स्मिथ हो गए। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है ये पॉइंट। और लिजास फेयर एक टर्म यूज किया जाता है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के लिए। इसका मतलब क्या हो गया? नॉन इंटरफेरेंस। इसका मतलब क्या हो गया? लिजास फेयर का मतलब एक ऐसा सिस्टम जिसमें गवर्नमेंट का कोई भी रोल नहीं होता, गवर्नमेंट का कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होता है, उसको हम लिजास फेयर बोलते हैं। तो आप याद रखना, अगर ये टर्म पूछा जाए कि लिजास फेयर का मतलब क्या होगा, इसका मतलब हो गया नो इंटरफेरेंस बाय गवर्नमेंट, तो हम उसको क्या बोलेंगे? लिजास फेयर। तो सारे पॉइंट्स हो गए हैं, ये बुक के नाम मैंने लिखा दिए। और देखो आप सीक्वेंस में ही चलते हैं, ये 1776 में आया, फिर उसके बाद सोशलिस्ट इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट आया, इसी में कम्युनिस्ट इकोनॉमी भी आ जाती है, क्योंकि वो लोगों की चिंता ज़्यादा करते हैं तो हम उसको कम्युनिस्ट बोलते हैं। दास कैपिटल, उसके बाद सबसे लास्ट में आया 36 जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। एक और चीज़ 1930-35 के पहले केवल इकोनॉमिक्स ही होता था और उस समय माइक्रो और मैक्रो कैटेगराइज नहीं हुआ था। माइक्रो मैक्रो कैटेगराइज किया गया जॉन मेनार्ड केन्स के द्वारा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ। जॉन मेनार्ड केन्स, जिसका नाम मैंने अभी पीछे वहाँ पर लिखा, जिन्होंने किताब भी लिखी, तो इनको हम फाउंडिंग फादर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फाउंडिंग फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स का जो कॉन्सेप्ट है वो आपका जॉन मेनार्ड केन्स ने इंट्रोड्यूस किया था। इसके अलावा इनको फाउंडिंग फादर ऑफ वर्ल्ड बैंक एंड आईएमएफ भी बोलते हैं। मतलब वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ के जो फाउंडिंग फादर्स में से एक हैं वो जॉन मेनार्ड केन्स है। मैक्रो इकोनॉमिक्स के फाउंडिंग फादर भी कौन है? जॉन मेनार्ड केन्स है। ऐसे ही फैक्चुअल क्वेश्चंस होते हैं जो आपके छोटे छोटे एग्जाम में पूछे जाते हैं, और बड़े एग्जाम में इन्हीं सारे फैक्ट्स को मिला करके स्टेटमेंट में डालते हैं और फिर आपसे पूछते हैं कि कौन कौन से स्टेटमेंट सही हैं, कौन कौन से स्टेटमेंट गलत हैं। आई होप यहाँ तक सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब एक और बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ हम डिस्कस कर लेते हैं, और वो चीज़ क्या है? हाँ देखिए, ओपन इकोनॉमी क्या होता है, ओपन इकोनॉमी, और क्लोज इकोनॉमी क्या होता है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। ये दो टर्म भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब देखो ओपन का मतलब क्या है? ओपन का मतलब नाम से ही पता चल रहा है, मतलब खुला। ऐसी अर्थव्यवस्था, ऐसा इकोनॉमी, ऐसा इकोनॉमिक सिस्टम जिस सिस्टम में आयात, इसका मतलब है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पॉसिबल हो। आई बात समझ में? एक ऐसी इकोनॉमी जिस इकोनॉमी के दरवाजे खुले हो। दरवाजे खुले होने का मतलब है कि कोई भी सामान दूसरी कंट्री से हमारी कंट्री में आ सकता है और हमारी कंट्री से दूसरी कंट्री में जा सकता है, तो उसको हम ओपन इकोनॉमी के नाम से जानते हैं। तो इंडिया आज के टाइम में एक ओपन इकोनॉमी है, सभी लोग जानते हैं। और ये भी हम बताएंगे कि इंपोर्ट इंडिया में ज़्यादा होता है, एक्सपोर्ट इंडिया में क्या होता है? कम होता है। तो ये ओपन इकोनॉमी हो गया।
और ये आपको अच्छी तरीके से याद आएगा। इंडिया ओपन इकोनॉमी 1991 के बाद बना, जब भारत में लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया था। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन 1991 में, उसी टाइम पर हमारी कंट्री में एक क्राइसिस हुआ था जिसको हम बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस बोलते हैं। इस टॉपिक को हम डिटेल में कभी और डिस्कस करेंगे। क्लोज्ड इकोनॉमी का मतलब क्या हो गया कि ऐसा इकोनॉमी जिसमें इंपोर्ट और एक्सपोर्ट नहीं होता है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट उसमें क्या है, बंद है। इसका मतलब है ना कोई सामान उस कंट्री में आ रहा है, ना कोई सामान उस कंट्री से जा रहा है। तो दुनिया में ऐसा कोई भी इकोनॉमी आपको नहीं मिलेगा जो पूरी तरीके से क्या हो, क्लोज इकोनॉमी हो। हाँ, ये हो सकता है, जैसे यूरोप की कंट्रीज़ की अगर हम बात करें तो यूरोप की कंट्रीज़ में इंपोर्ट बहुत कम है। इंपोर्ट कम क्यों है? क्योंकि कंट्रीज़ हैं बहुत छोटे छोटे, पॉपुलेशन बहुत कम है और वो सेल्फ सफिशिएंट हैं ज़्यादातर चीज़ों में। जब सेल्फ सफिशिएंट है तो ऑब्वियस सी बात है इंपोर्ट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इंपोर्ट करने की एक बड़ी प्रॉब्लम भी है। क्या? अगर आप इंपोर्ट करते हैं तो आपको दूसरी कंट्री के ऊपर डिपेंड रहना पड़ता है। इसीलिए इंडिया ने भी ये भी डिसाइड किया है कि वो भी सेल्फ रिलायंस की तरफ बढ़ेगा, क्योंकि हम चाइना के ऊपर बहुत डिपेंड करते हैं, जबकि चाइना हमारा एनिमी भी है, क्योंकि बॉर्डर डिस्प्यूट्स चलते हैं। तो कल के दिन अगर बॉर्डर डिस्प्यूट्स बहुत ज़्यादा बढ़ते हैं और अगर दोनों कंट्रीज़ में ट्रेड बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा तो इंडिया की इकोनॉमी में थोड़े प्रॉब्लम्स देखने को आ सकते हैं। इसलिए कंट्रीज चाहती हैं कि वो किसी दूसरी कंट्री के ऊपर इंपोर्ट के लिए डिपेंड ना करें, मतलब उन्हें सामान ना मंगाना पड़े। इसलिए कोशिश ये रहती है कि ज़्यादातर कंट्रीज क्या करें, जो भी ज़रूरत का सामान है वो सब उसी कंट्री में प्रोड्यूस होना चाहिए। राइट, चलिए तो आज का जो हमारा सेशन है ये बेसिक था इकोनॉमी के बारे में। इससे एक अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप होगी, डेवलप होगी कि इकोनॉमी है क्या और किस तरीके से चीज़ें यहाँ पर आती हैं, वो मैंने आपको सारा एक बेसिक आइडिया आपको दे दिया है। तो आई होप यहाँ तक कोई भी आपको डाउट नहीं होगा। अगर कोई डाउट है तो आप टेलीग्राम ग्रुप पर लक्ष्य बैच जो है उसमें अपने डाउट्स लिख सकते हैं। और अगर आपको सेशन पसंद आए तो कमेंट ज़रूर करिएगा, सेशन को लाइक करें और शेयर भी करें सेशन को। थैंक यू।